बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया 24/7 पर। और लगातार सुबह से ही न्यूज इंडिया 24/7 आप तक बजट की जो स्पेशल कवरेज है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी हमारा स्पेशल पैनल भी बैठा है ताकि बजट में क्या कुछ हुआ है और साथ ही कौन से एलोकेशंस हुए हैं, क्या वादे थे और क्या पूरे हुए हैं, आम आदमी के सपने क्या पूरे हुए हैं, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, कौन सी चीज आप खरीद सकते हैं, कौन सी चीज महंगी हुई जिसके लिए अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इन सब के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि एक वर्ग जो है वो नाराज है। इस साल बड़ी चीजें होनी थी, रोजगार के बारे में बात होना था, इन्फ्लेशन पे बात होनी थी, हुआ नहीं है। क्या कुछ कहा है जल्दी से आपको सुनाते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। Some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labor? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. All these are good things. But there are still some fundamental questions that remain to be answered. 3 साल का बजट है, तो आने वाले 3 सालों के बारे में उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने आज की बात नहीं करी है। मेरा मानना है कि चुनावी बजट है और पूरी तरह चुनावी है। मिडिल क्लास को थोड़ी रियायत दी गई है, लेकिन जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर सेक्शन और हर स्टेप में महंगाई जहां बढ़ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। जहां एमआरपी की बात होनी चाहिए थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान मांग कर रहे हैं लगातार, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जहां रोजगार देने की बात होनी चाहिए थी, हम जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और रेलवे को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया इस बजट में। मिडिल क्लास को जिस तरीके से रियायत दी गई है, इतना समावेशी ये बजट है जो हाशिए पर खड़े लोगों को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। और खास तौर पर जो मिडिल क्लास का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अपना योगदान देता है, उनको जिस तरीके से रियायतें दी गई हैं, 5 से 7 लाख पर्सनल टैक्स पे जिस तरीके की रिबेट दी गई है, सोशल एक्सपेंडिचर को जिस तरीके से और बढ़ाया गया है, लगभग 10% से बढ़ाया गया, तो यकीनन उससे निवेश भी हमारे देश में और ज्यादा बढ़ने के प्रावधान है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो 66% की वृद्धि की गई है, जो बेघर हैं उनको घर मुहैया कराने को लेकर, एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से उनकी हैंड होल्डिंग की गई है, तो मुझे लगता है तमाम चीजों को अगर आप समावेश कर देखें तो ये एक भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने वाले बजट्स में से एक है। Well, essentially the big number is the fiscal deficit, and the fiscal deficit remains at an alarming 17 lakh 18 lakh crore level. And so therefore, if the government is going to borrow from the market, it's going to squeeze out the private sector, and therefore the economy is not going to kickstart, and that's why you see a huge capital expenditure outlay from the government. So essentially, dehorse the fluff. On fundamentals, there is a weakness in the budget. तो तमाम विपक्ष के नेताओं को आपने सुना। शशि थरूर कह रहे हैं कि कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। मनीष तिवारी जो उन्हीं की पार्टी के, वो कह रहे वीकनेस है बजट में और बहुत सारे सेक्टर को नेग्लेक्ट किया गया। लेकिन हम बात कर रहे थे सर मनरेगा की, और मनरेगा एक ऐसी स्कीम लाई गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसमें संसद में प्रधानमंत्री ने बड़ा मजाक उड़ाया था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये आपके वीकनेस का एक ऐसा पिटारा है जिसे मैं बजाता रहूंगा और जनता को दिखाता रहूंगा कि ये लेकर आए थे आप। फिर उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने उसमें बजट बढ़ाया। आज हम देख रहे हैं मनरेगा की स्थिति क्या हो गई है। क्या इसके बारे में सरकार ये सोच रही है कि मनरेगा की जरूरत नहीं है देश को? क्या विजन आपको नजर आ रहा है इस बजट में मनरेगा को लेकर? देखिए, 2 बातें हुई मनरेगा को लेकर। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जो मोटे तौर पर, यदि अनऑफिशियल तौर पर कहें तो बिना काम के पैसा देने की योजना थी, जिसने मनमोहन सिंह सरकार को बचाने का बड़ा काम किया। और ये बात विपक्ष के तौर पर तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि ये जो है कि तुलसी और अदरक की चाय है। तो जब भी दर्द हो, सिर दर्द हो जनता का, तो इसको काम में लिया जा सकता है। तो इसलिए मनरेगा योजना को सरकार चलाती रही। अभी जो बात है उसको आप एक तरीके से समझिए कि विपक्ष जब ये कह रहा है कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया, ये बात ठीक है, लेकिन मनरेगा ऐसी योजना है कि यदि उसके बजट में वो इस तरह से सरकार में योजना चलती है कि यदि उसमें और एलोकेशन चाहिए तो सरकार बिना बजट के बजट बढ़ा सकती है उसको। अब आप कहेंगे कि जब ऐसा कर सकती है तो कम क्यों किया? कम इसलिए किया कि मान लीजिए बजट ज़्यादा होता और वो पूरा खर्च नहीं होता, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए मनरेगा में ही पैसा पूरा नहीं खर्च कर किया,
और वापस चले जाता है, वापस चला जाता है पैसा। तो इससे बेहतर है कि आप उसको बजट कम कर दें और जब जरूरत ये हो, सही मूव मान रहे हैं आप। सही मूव है। और उसको ये भी हो सकता है ना कि बिहार में ज्यादा जरूरत है, या जैसे 9 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं जिनका आसिफ साहब ने काफी गहराई से एनालिसिस किया, तो कहाँ पर अलग से मनरेगा के लोगों को देना है काम, वो किया जा सकता है। नहीं तो फिर मनरेगा में बजट एलोकेशन बढ़ा देंगे तो फिर वो बचा हुआ मैं है या सर नहीं। मनरेगा की बात हो रही तो इसलिए मैं ऐड ऑन करूंगा रवि साहब को और विजय सर आपको, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत चीज़ों को बहुत मॉनिटरिंग कर रहा था। तो सर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये योजना का प्रेजेंटेशन दिया मनमोहन सिंह के सामने, तो मनमोहन सिंह को ये बहुत बेहतर लगा, लेकिन उन्हीं के मंत्रालय के लोग जो थे, खासतौर पे उनके मंत्रिमंडल के, उसमें सबसे ज्यादा जो नापसंद हुआ था वो कपिल सिब्बल को हुआ था। कपिल सिब्बल ने कहा कि अरे ये कौन सी योजना की बात कर रहे हैं, एक तो हम पहले ही से बोझ में हैं, ऊपर से आप इस योजना की बात कर रहे हैं, उसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी इन्वॉल्व करा दीजिए, जिससे तमाम जो गाँव और ग्राम सड़क योजना है उसको भी इन्वॉल्व करा दीजिए, जिससे बहुत बेहतर हो जाए। तो उस वक्त इसमें रोक टोक हुआ, लेकिन आपने जैसा बताया और बहुत ही वाजिब है, और ये जानना दिलचस्प किस्सा सबको जानना चाहिए कि जब दूसरी बार जब यूपीए 2 बनी, तो यूपीए 2 में लालू प्रसाद यादव की हालत सबसे पतली हो गई थी। 24 सीटों से वो 4 सीटों पे आ गए थे। और उसमें भी जब राहुल गांधी खुद से चलकर रघुवंश प्रसाद सिंह के घर गए और उन्होंने कहा कि आप मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे, मैं लालू यादव को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। लालू यादव ने कहा कि अगर आप मुझे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे तो मेरी पार्टी से कोई नहीं शामिल होगा। उसमें रघुवंश प्रसाद सिंह को, आपको याद होगा विजय जी, कि उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह को यह भी ऑफर हुआ कि आप आरजेडी छोड़िए, कांग्रेस ज्वाइन कीजिए और कांग्रेस से आपको हम मंत्री बनाएंगे, लेकिन वो भी एक्सेप्ट नहीं किया। रघुवंश प्रसाद सिंह थोड़े खुददार और कद्दावर लीडर थे, आप जानते हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प ये था कि पहली बार जब विलासराव देशमुख को यह मंत्रिमंडल मिला, तो उन्होंने मंत्रिमंडल शपथ के 2 घंटे के अंदर वो सीधे रघुवंश प्रसाद सिंह के यहाँ पहुंचे और बोले कि महाराज बताइए कैसे करना है। तो ये मनरेगा, रघुवंश प्रसाद सिंह जो है उस जमाने के सबसे पॉपुलर मिनिस्टर्स में से थे, और कृषि मंत्रालय में जो उनका नीचे का कमरा था वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भरा रहता था। बिल्कुल है सर, क्योंकि वो गांव और जमीन। सर ये जो आपने एक बड़े मंत्री जी का नाम लिया, मैं उनके नाम की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन ये जनता से कनेक्ट का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि वो दिल्ली में मंत्री थे, दिल्ली में MP थे और मंत्री थे मनमोहन सिंह सरकार में। तो सेंट्रल हॉल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़े नाराज होकर कहा कि यार ये क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने, मैं इतना बड़ा मंत्री हूँ, इतना बड़ा वकील हूँ, लेकिन जो आता है वो कहता है कि माता की चौकी पर आइए सर आज रात को। हर दिन का इनवाइट जो है माता की चौकी पर। अब दिल्ली में आप जानते हो कि माता की चौकी का बड़ा क्रेज होता है। तो उन्होंने कहा ये सब नहीं कर सकता, मैंने सबको मना कर दिया है। तो हम लोग कॉफी पी रहे थे वहीं पर सेंट्रल हॉल में। बिल्कुल। तो मैंने उनको कहा, कुछ कमेंट मैंने उनको नहीं किया, मैंने कहा सर एक किस्सा मैं सुना देता हूँ आपको वाजपेयी सरकार का। निश्चित तौर पर सर, इसी किस्से गोई के लिए ही आपको मैंने इसलिए छेड़ा है। नहीं तो वाजपेयी सरकार का एक किस्सा सुना देता हूँ, बाकी आपको जो करना हो वो करिए। बिल्कुल। तो वाजपेयी सरकार के एक बहुत बड़े मंत्री थे, मंत्रालय दोनों के एक ही थे, जो इन मंत्री जी के थे वो उन मंत्री जी के थे, वो भी बड़े मंत्री थे। तो उन्होंने क्या किया, जब वो मंत्री बन गए तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक तख्ती लगवाई जिसपे लिखा तबादलों और दाखिलों के लिए ना मिले, ट्रांसफर्स के लिए और दाखिलों मतलब जो सेंट्रल स्कूल में मानव संसाधन मंत्री के पास काम होता है ना, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन करवाना उसका। तो मैंने उनसे कहा प्रभु ये जो कार्यकर्ता है आपका, जो आपको जिताता है, उसको कोई बड़ा काम तो मिलना नहीं है, उसके बच्चे का एडमिशन और उसके फादर टीचर हैं, माँ टीचर है, उसका ट्रांसफर, ये तो उन्होंने कहा नहीं ये सब मैं नहीं करता, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। सर उसके बाद उनका चुनाव हुआ, अगला लोकसभा चुनाव, तो मैं उनके चुनाव क्षेत्र में गया और वहाँ चुनाव क्षेत्र में बहुत बड़े मंत्री उनके चुनाव क्षेत्र में गया और आप सच मानिए 50 से 70 कॉलोनियों में बैनर लगे हुए थे, कृपया वोट के लिए ना मिले। ये दिलचस्प है। और दोनों के नतीजे एक ही रहे थे, चुनाव नतीजे। और मुझे लगता है सर कि जब दोनों के चुनाव नतीजे एक ही रहे, मुझे लगता है सर कि आपको याद होगा, प्रीति आपको भी याद होगा कि यही कहानी, सर मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये मोदी मंत्रिमंडल में भी एक मंत्री के साथ यही हुआ, जो उनका भी विभाग यही था, जो बाद में विभाग बदल दिया। आप बेहतर जानते हैं। दिलचस्प किस्सों का जो दौर है, आप सुन ही रहे हैं। आसिफ इकबाल और साथ ही विजय त्रिवेदी, हमारे 2 वरिष्ठ सीनियर्स यहाँ बैठे हैं और साथ ही इन लोगों ने ये भी इतनी छोटी छोटी बातें हैं। देखिए यही सब होता है बजट के दिन, बड़ा ही याद किया जाता है। लेकिन वापस हम बजट की तरफ आएंगे। MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसको इस बार काफी बूस्ट किया गया है और साथ ही बजट एलोकेशन भी काफी बड़ी मात्रा में सेक्टर्स को किया गया है। सीधे तौर पर साफ और सरल भाषा में हम समझने की अगर कोशिश करें विजय जी,
तो आप कैसे इसको हमारे दर्शकों को समझाएंगे? एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के बाद इकोनॉमी जो भारत की है वो कैसे बूस्ट हो गई? उसके दो बड़े फायदे होने वाले हैं एमएसएमई के। एक तो जो लोकल लेवल पर हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं, वो उसको फायदा होगा। उससे एक रोजगार का भी छोटा छोटा भी रोजगार मिल रहा है, तो वो एक बड़ा रोजगार मिल रहा है। लेकिन एमएसएमई में जो इस बार बजट में काम किया गया वो एक बहुत बड़ा काम है। वो है कि उनकी डिफॉल्टर लिस्ट का 95% पैसा सरकार वापस दे रही है। आपको याद हो कि जब कोरोना का 2 साल रहे, तो उस कोरोना के 2 साल में एमएसएमईज बहुत सारी बंद हो गई, क्योंकि वो जो अपने कमिटमेंट्स थे वो उनको पूरा नहीं कर पाए, तो अब उन पर बड़ी कर्जदारी हो गई। तो इस बजट में ये बहुत बड़ा फैसला, जिसको सब लोग अभी समझ नहीं पा रहे, कि 95% पैसे के लिए सरकार ने कहा है कि वो उनको वापस दे देगी। और प्रधानमंत्री जी उससे आगे बढ़ गए। जब उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने कहा कि मैं बड़ी कंपनियों को ये कहूँगा कि उनके जो बकाया पैसे हैं एमएसएमई के, वो उनको लौटा दें। तो ये एमएसएमई को पूरा का पूरा बड़ा करना, और एमएसएमई को और ताकतवर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो प्रधानमंत्री की शिल्प योजना थी उसको बढ़ा दिया, उसका नाम विश्वकर्मा योजना कर दिया। और विश्वकर्मा योजना में भी एक स्किल्ड लेबर को ला रहे हैं जो आपको एमएसएमई में मदद करे। एमएसएमई इसलिए भी सर जरूरी हो जाता है कि बिकॉज अगर हम चाइना से कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे एमएसएमई बहुत ज्यादा कॉटेज इंडस्ट्री उनकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर घर में सेल, हर चीज वहाँ पे बनती है, टॉयज इनफैक्ट वहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे कि इंडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। तो ये सारी चीजों को भी टारगेट करने के लिए कह सकते हैं कि एक विजन बड़ा लंबा है। बड़ा 2047 की बात हो रही है, बजट में 2047 की बात हो रही है, वहां तक सरकार रहती है नहीं रहती है, कहां तक डॉक्यूमेंट जाता है। बट यस, बहुत सारे सेक्टर्स पे यहाँ पे फोकस करने की कोशिश की है, जैसा प्रीति ने भी कहा। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँ, बहुत सारे वित्त मंत्री रहे, बहुत सारी स्कीम्स रही, आपके अपने अगर मैं आपको कहूँ यादों में कोई ऐसा वाकया आपको है या कोई ऐसी स्कीम है जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई हो या बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो? मैं रवि शुरू करें विजय सर, उससे पहले मैं बता दूं कि आपने इतने बढ़िया सब्जेक्ट पे आपने अभी सवाल पूछा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वित्त मंत्री की जहां तक बात कर रहे हैं, भारत के सबसे पॉपुलर वित्त मंत्रियों में से एक, जो सबसे फास्ट फंड रहे हैं सर के। तो अभी आप सुनिए, बहुत दिलचस्प, क्योंकि ये कहानी मैंने कई बार सुनी है, अभी बहुत दिलचस्प तरीके से सुनाने वाला है। वो नहीं है, मित्र कोई नहीं होते, राजनेता हमारे मित्र नहीं होते। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ना अस्थायी मित्र होते हैं ना अस्थायी दुश्मन होते। दुश्मनी तो वो जब मौका होता है तब निकाल लेते हैं, लेकिन मित्र स्थायी नहीं होते। लेकिन सर उनकी योजनाओं को लेकर सोच को समझने का एक बड़ा, सर अनुराग ठाकुर जी का जो जानकारी है हमें मिल रही है कि अनुराग ठाकुर साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। उसके प्रावधान किए गए हैं। 157 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेज 200 से ज्यादा मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में खोले हैं। तो हमारे युवाओं के लिए हमने फ्यूचर ऑफ वर्क्स 4.0 को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, या फिर मशीन लर्निंग हो, 3D प्रिंटिंग हो, कोडिंग हो, इस तरह के कोर्सेज में उनको प्रशिक्षण देंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स हम बनाएंगे देश के अन्य अलग अलग कोनों में। फिर 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बनाएंगे, और 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपेंड देने का काम भी 3 सालों में करेंगे। यही नहीं, युवाओं के लिए जैसे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। सर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, रवीश का जो सवाल है बहुत वाजिब है, और वो हम लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके सबसे फेवरेट वित्त मंत्री कौन रहे, और जब आप नजदीक रहे होंगे तो आपने बहुत सारी चीजों को समझा होगा कि एक वित्त मंत्री होना कितना मुश्किल और कितना बड़ा होता है। क्योंकि देखिए सर, मंत्रिमंडल में सभी लोग अपने अपने काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारियां वित्त मंत्री की होती है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे लूं, अगर मैं मानूं तो निर्मला जी को हम लोगों ने बहुत पहले भी, अभी मुश्किल से 4 साल 5 साल पहले भी देखा था, जब अरुण जेटली जी थे उस वक्त की निर्मला जी और आज की निर्मला जी में जमीन और आसमान का फर्क नजर आता है सर। जी प्लीज। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर है। उस समय वो स्पोक्स पर्सन के तौर पर उनकी एंट्री हुई थी भारतीय जनता पार्टी में, और सदर्न लीडर्स की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी मुश्किल होती है, तो उसमें निर्मला जी की एंट्री हो जाना और उसके बाद इतने पावरफुल हो जाना बहुत महत्वपूर्ण है। 2 वित्त मंत्री मुझे खासतौर से याद आते हैं, एक हैं यशवंत सिन्हा जी और एक है अरुण जेटली जी। यशवंत सिन्हा जी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे, और जसवंत सिंह के साथ उनका बाद में शफल भी किया गया, मंत्रालय भी, विदेश मंत्रालय भी शफल किया गया। बड़े वित्त मंत्री के तौर पर रहे, जिन्हें हिंदुस्तान में जब नरसिम्हा राव सरकार ने लिबरलाइजेशन को शुरू किया, मनमोहन सिंह के टाइम से 91 में नरसिम्हा राव ने हुआ, मनमोहन सिंह उसमें वित्त मंत्री थे। तो उससे पहले चंद्रशेखर की सरकार थी। बिल्कुल। और चंद्रशेखर की सरकार में ये पूरा लिबरलाइजेशन का प्लान बनाया गया, और उस प्लान को यशवंत सिन्हा ने बनाया। लेकिन वो सरकार गिर गई, वो बजट भी नहीं आया, तो वो यशवंत सिन्हा का प्लान
नरसिम्हा राव सरकार के पास आ गया, लेकिन क्रेडिट नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी को देनी चाहिए क्योंकि एग्जीक्यूशन को उसको किया गया। ये वैसे ही है जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का हमारा प्लान जो था न्यूक्लियर बम बनाने का, वो नरसिम्हा राव सरकार में बना, लेकिन एग्जीक्यूट वाजपेयी सरकार में हुआ। लेकिन यशवंत सिन्हा बहुत बड़े वित्त मंत्री के तौर पे देखे जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आरएसएस के साथ काम हो रहा था, फिर वो उस समय वित्त मंत्री बने जब जसवंत सिंह जो अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे खास आदमी थे, और 98 में जब रात को 8 बजे अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने मंत्री से लिखकर अपने सचिव शक्ति सिन्हा होते थे उनके साथ राष्ट्रपति भवन भेज दी, और उस वक्त आरएसएस के एक बड़े नेता सुदर्शन साहब आते हैं, वाजपेयी जी डिनर टेबल पर बैठे हैं, नमिता उनके साथ, उनकी जो बेटी हैं वो उनके साथ हैं, उन्हें खबर मिलती है कि सुदर्शन जी आए हैं, तो वो सुदर्शन जी की एंट्री सीधे अंदर होती है, नमिता बाहर आती है और आधा घंटे बातचीत होती है, सुदर्शन जी चले जाते हैं, वाजपेयी जी कहते हैं शक्ति को बुलाओ, शक्ति मतलब उनके जो एडवाइज़र हैं मीडिया ओएसडी हैं, तो शक्ति चले गए होते हैं, कंचन उस वक्त होते हैं, कंचन दास गुप्ता आपने नाम सुना होगा, वो भी उनके साथ थे, तो कंचन दास को कहते हैं कि शक्ति सिन्हा को बुलाइए, शक्ति सिन्हा वापस घर से, ये 6 कृष्णा मेनन मार्ग की बात है, उनके घर की आवास की बात है? नहीं वहाँ पीएमओ ओके। तो उसमें वो बात होती है, तो शक्ति सिन्हा आते हैं और शक्ति सिन्हा को कहते हैं कि वो लिस्ट जो आपको दी थी हाथ से उसको लाइए, हाथ से लिस्ट बोलते हैं, वो तो मैंने भेज दी राष्ट्रपति भवन साइन मतलब टाइप करके, तो बोले उसको बदलिए, और उसमें से जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन 2 नाम काट दिए जाते हैं रात को, और यशवंत सिन्हा उसके बाद उसमें शामिल होते हैं और यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बनते हैं। लेकिन ये यशवंत सिन्हा के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यशवंत सिन्हा की किस्मत में शायद वित्त मंत्री बनना लिखा होगा, क्योंकि जब वीपी सिंह सरकार थी तो उनके पास सुबह मैसेज आया कि आप राष्ट्रपति भवन पहुंच जाइए शपथ के लिए, और यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं और वहां उनको लिफाफा दिया जाता है, मतलब जिसमें लिखा हुआ है कि भाई आपको ये शपथ लेनी है, तो वो देखते हैं कि उसमें राज्य मंत्री की उनको शपथ मिली है, तो वो लिफाफा वहीं छोड़कर वापस घर आ जाते हैं, क्योंकि वो राज्य मतलब ऐसा कम होता है कि राज्य कोई को मंत्री बनाने की शपथ मिल रही है और वो शपथ नहीं। सर ये शफलिंग क्यों करी फिर? जसवंत सिंह को फिर लाए वित्त मंत्रालय में, यशवंत सिन्हा उधर चले गए विदेश मंत्रालय में। तो बाद में हुआ कि बहुत सारी चीजें हुई, जब स्वदेशी जागरण मंच का विरोध हुआ, मतभेद हुआ उन सब पर, लेकिन वाजपेयी और यशवंत सिन्हा की जोड़ी ऐसी रही जिसने लिबरलाइजेशन पर बहुत बड़ा काम किया, जिसमें खासतौर से टेलीकॉम इंडस्ट्री में उस पर एक छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, आपने चंद्रशेखर की बात करी और आपने कहा कि यशवंत सिन्हा ने वो प्लान बनाया था, एक आपके और बहुत अच्छे दोस्त हैं, वैसे सारे राजनीतिक हलकों में आपके दोस्त हैं, बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी साहब मिलते हैं, वो कहते हैं उन्होंने प्लान बनाया था। मैं रवीश रोक रहा हूं आपको, मैं विजय सर आपको रोकूंगा। सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का, जो हमारे रिपोर्टर दीपक चौबे ने आज किया है और उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हैं, खास तौर पे आज बजट को लेकर जो सबसे ज्यादा हिट अगर कोई चेहरे रहे हैं उसमें से अनुराग ठाकुर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को हम सीधे सुनवाते हैं आपको। इस बड़े संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत नींव रख रहा है। ये गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान किसान का बजट है, और ये सभी के लिए कुछ ना कुछ है, खुशियों वाला बजट है। मैं तो ये कहूँगा इसमें युवाओं के लिए, जहाँ लाखों युवाओं को स्किल्स देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, वहीं 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने का काम किया जाएगा, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम किया जाएगा, 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम करेंगे। वहीं पर युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय का बजट 11% बढ़ाकर 3397 करोड़ कर दिया है। खेलो इंडिया योजना के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान कर दिया है। वहीं पर एमएसएमई में जो सूक्ष्म लघु उद्योग है उनके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, ताकि वो उद्योग को बढ़ावा भी दे सकें, लाखों लोगों को रोजगार भी मिल सके। सर एक आखिरी सवाल ये है कि विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा है कि गरीब कल्याण की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है और 2024 को लेकर ये बजट है। देखिए, गरीबों के लिए जहां 2 लाख करोड़ रुपया और खर्च करके मुफ्त में अनाज दिया जाएगा, वहीं पर किसानों को और समृद्ध बनाने के लिए और योजनाएं लाई गई हैं। तो किसानों को और आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार बजट लेके आई है। कैमरामैन शिव कुमार के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो छोटे छोटे किस्सों को आपने सुना, बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, लेकिन मैं जानना चाहूंगी सर, आप लोग जिस तरीके से कहानियों को बता रहे थे उससे ये लगा कि बड़ा ही क्रेज हुआ करता था, लेकिन ये अचानक से छोटे से शब्दों में, छोटे से वाक्य में समझना चाहूंगी, अचानक से बजट को लेके क्रेज कम क्यों दिख रहा है इस बार? प्रीति, इस पर बात करेंगे। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर छोटी छोटी कहानियाँ सुनेंगे। तुरंत लौट कर आते हैं।